आदाब व्यूवर्स, उम्मीदनामा के शो शेयरिंग अ प्लेट के नवे एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हम हैं आपकी होस्ट सना उम्मीद। तो जनाब, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनसे हम काफ़ी मुतासिर हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मेहरू ज़फ़र मैम की। ये एक ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं और जर्नलिस्ट हैं। मेहरू मैम ने 4 किताबें लिख रखी हैं, बुक ऑफ मोहम्मद, बुक ऑफ मोइनुद्दीन, बुक ऑफ निज़ामुद्दीन और लव एंड लाइफ इन लखनऊ। इसी के साथ साथ मेहरू मैम ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स को भी लिख रखा है जो कि लखनऊ पे और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। अगर आपको इनकी किताबें खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो उससे जाकर के इनकी किताबें खरीद सकते हैं। तो बाकी बातें हम आपसे करेंगे शो के एंड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक के देखें, नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमें यकीन है शायद आपने अभी तक नहीं करा है, कर लीजिए। शुक्रिया। मेहरू जी आदाब। जी आदाब आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बता नहीं सकते लफ्जों में, हम बयान नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं कि आपने दावत कबूल करी और हम लोग मिल रहे हैं आज दूसरी बार। हमारे लिए काफी शर्फ की बात है ये। यही हाल मेरा भी बहुत कि ये नौजवान हम लोगों को याद रखते हैं, हमारी इज्जत करते हैं और हमें बुलाते हैं अपने घर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सबसे पहला आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि हम भी फ्रीलांसिंग करते हैं, हम थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल सवाल ये होता है अगर हमसे कोई कह दे कि आप खुद को एक्सप्लेन करिए, खुद को डिफाइन करिए या खुद को इंट्रोड्यूस करिए, और इसको सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि मतलब बात ही फिर पलट जाती है। तो आप भी राइटर हैं माशाल्लाह से, आपने 4 किताबें लिखी हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि आप खुद को डिफाइन करें चंद लफ्जों में तो आप क्या कहेंगी? मैं अपने आप को खुद को डिफाइन करूं? जी हाँ। अच्छा, ये है बड़ा मुश्किल सवाल। आप सही कह रहे हैं क्योंकि कभी ऐसा जिंदगी में मकाम नहीं होता है जहां आप मुकम्मल तौर से अपने आप को पहचान सकें और कहें बस मैं ये हूँ, क्योंकि शख्सियत में तब्दीली होती रहती है ना। जो हम 5 साल की उम्र में थे वो 10 साल की उम्र में नहीं थे। तो मैं तो अपने आप को एक शायद समुंदर की लहर की से तुलना करूँगी कि जो लगता है कि लहर बार बार वही लहर आ रही है साहिल पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो बदल बदल के आती है, देखने में लगती। तो अब इस जिंदगी के इस मोड़ पे मैं क्या हूँ, ये भी एक मेरे खुद के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है जी। लेकिन कोशिश जो भी हूँ मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या हूँ, लेकिन जो भी हूँ कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो इंसान कामिल का जो एक तसव्वुर है कि उस आइडिया के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत अपने आप में लाऊं और बस एक इंसान की तरह इस ज़िंदगी को मैं जीऊं। अब पता नहीं उसमें मैं मुकम्मल कितनी हुई हूँ नहीं हुई हूँ, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश यही रहती है कि एक अच्छा भी एक मिस्टीरियस शब्द है। कोशिश यही रहती है कि दिल हमेशा प्यार से भरा रहे, नफ़रत से नहीं, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रुझाव अपना रखती हूँ। तो शायद वो अगर मेरी शख्सियत में झलकता है तो अच्छी बात है, और नहीं झलकता है तो कोशिश जारी है। जी, काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने, और आपकी जवाब से हम ये सोच सकते हैं कि शायद इंसान कामिल या एक अच्छा इंसान बनना ही ज़िंदगी है, एक अच्छा इंसान बनने का सफ़र ही ज़िंदगी है। जी, तो आपने बुक ऑफ मोहम्मद भी लिखी है, तो हम ये चाह रहे थे आपसे पूछना कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इस्लाम एक वायलेंट रिलीजन है और कुछ लंबे वक्त से एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस्लामोफोबिया भी लोगों में फैला हुआ है, और जिस तरीके से पूरा सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी जो माहौल हुआ है, इस्लामोफोबिक माहौल है, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? और ये काफ़ी गहरा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका,
कि इस्लामोफोबिया के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जी। सिर्फ रिलीजन नहीं है, सिर्फ इस्लाम नहीं है, इसके पीछे आर्थिक कारण है, सियासी कारण है। और जो सियासी कारण मुझे लगता है वो ये है कि कुछ ही सदियां पहले इस्लाम ने काफ़ी दुनिया के अलग अलग इलाकों को कॉन्कर किया था और राज किया 1000 साल से भी ज़्यादा दुनिया के अलग अलग कोनों पे। तो जो जब इस्लाम का कॉलोनाइजेशन यूरोपियंस ने तोड़ा तो फिर एक बैकलैश होता है कि इतनी जगह पे इस्लाम पहुंच चुका था, इसीलिए तादाद मुसलमानों की इतनी ज़्यादा है दुनिया में, क्योंकि जहाँ जहाँ इस्लाम ने कॉन्कर किया वहाँ वहाँ लोग इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान हुए। तो एक तो ये एक हिस्टोरिकल हकीकत है। तो इस्लामोफोबिया फैलता है अगर आप अपने इतिहास से वाकिफ़ नहीं हैं, आप अगर पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि मुसलमान हर जगह छाया हुआ है। उसका कारण क्या है, क्यों हर कोने में मुसलमान आपको दिखता है? तो वो एक ऐतिहासिक, एक जियोग्राफिकल, एक हकीकत है जो हमें पहचाननी चाहिए। और फिर आर्थिक कारण ये है कि जहाँ जैसे ही तेल की अहमियत दुनिया में बढ़ी और तेल ही गोल्ड और डायमंड से मुकाबला करने लगा अपनी वैल्यू में, तो वो जो तेल ईजाद हुआ वो ऐसी ऐसी जगहों में पाया गया जहाँ पे मुसलमान बसे हुए थे। तो ये तो कोई प्लान है नहीं, ये तो एक कुदरत का एक कोइंसिडेंस है। तो फिर लोगों ने उस तेल को हड़पने के लिए जंग शुरू कर दी। तो फिर जब वहाँ के रहने वालों ने जंगियों से को जवाब दिया और उनके खिलाफ जंग की, तो वो फिर जिहादी कहलाने लगे। लेकिन वो सिर्फ जंग कर रहे थे अपना घर बचाने के लिए। तो इस तरह से वो कुछ जिहादी और टेररिस्ट इम्प्रेशन लोगों की दिमाग में आया। तो जो हमने मोहम्मद साहब के ऊपर किताब लिखी वो किसी रिलीजियस फैनेटिसिज्म की वजह से नहीं लिखी, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है लखनऊ में वो एक बहुत ही कोई दखियानूसी माहौल नहीं था, एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी थी जहाँ से अभी हम प्रोग्राम करके आ रहे हैं, लॉरेंस टेरेस। तो वो एंग्लो इंडियंस के बीच में हम पले बड़े हुए और बहुत वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल नज़दीक से देखा और अपनाया भी। और घर में हमारे जो इस्लाम के रिचुअल्स हैं, 5 रिचुअल्स, ये नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना, ये जो फैमिली वाले करना चाहते थे वो करते थे, लेकिन कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं थी। तो इसके बाद सवाल ये कि आपने बुक ऑफ मोइनुद्दीन भी लिखी है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इस्लाम अगर इंडिया में आया तो वो स्वॉर्ड के दम पे आया, तलवार से फैला था। और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, उस वक्त नहीं है, ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लेकर के आए थे। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अक्सर ये एक चीज़ है जो बोली जाती कि अगर भारत में इस्लाम आया है तो वो तलवार के दम से आया है। तो कहीं ना कहीं पे वो जो एस्पेक्ट रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो साइडलाइन कर दिया जाता है, उसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो ये जो द बुक ऑफ मोहम्मद पेंगुइन इंडिया ने छापी, तो ये जब ये हादसा न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा है 2001 में, तो इस हादसे के बाद मेरी गुफ्तगू हुई रवि सिंह जो एडिटर थे पेंगुइन इंडिया के, उन्होंने मुझे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये पूछा कि अगर इस्लाम जो शब्द है उसके रूट हैं फ्रॉम पीस, इस्लाम का मतलब ही पीस है,
तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और मुस्लिम और क्या ताल्लुक है। तो ये इस गुफ्तगू के बाद उन्होंने मुझे कमीशन किया कि आप लिखिए द बुक ऑफ मोहम्मद। फिर जब ये बुक ऑफ मोहम्मद को काफ़ी कामयाबी हासिल हुई और लाइब्रेरीज़ जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ हैं और दुनिया भर की लाइब्रेरी इन्होंने बहुत ख़रीदा, तो फिर रवि ने कहा अच्छा एक तो मोहम्मद साहब की ये कहानी आपने लिखी, और क्या है इस्लाम में? तो हमने कहा एक मिस्टिसिज्म है, देयर इज़ अ मिस्टिकल साइड। एक तो जूरिस्प्रूडेंस है कि तलाक तलाक और हाथ काट दो और नाक काट दो, तो वो शरिया है। वो जो कि मेरे नज़रिए में मैन मेड है शरिया, उसका बहुत कम ताल्लुक़ है कुरान से, या लोग निकालते हैं और नहीं निकालने वाले वो इंटरप्रिटेशन की बात है। तो हमने कहा कि एक तो जूरिस्प्रूडेंस है जो सारी दुनिया जानती है कि वो पत्थर मार के औरत को मार देते हैं फलाना ढिकाना, लेकिन एक मिस्टिकल एस्पेक्ट है। और कुरान के जो वर्सेस हैं वो भी कुछ इसी तरह से बटे हुए हैं, क्योंकि जो ख्यालात मोहम्मद साहब के दिमाग में जब वो हीरा के गुफा में बैठ के तसव्वुफ करते थे, मेडिटेट करते थे, जो ख्यालात उनको मक्का में आए वो बहुत ही शायराना हैं। और जब वो मदीना गए और वहाँ पे उन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड वो बहुत कट एंड ड्राई वर्सेस हैं। तो रवि ने कहा फिर लिखिए आप, अगर मिस्टिकल एस्पेक्ट है। तो इस तरह से हमने चिश्तिया सिलसिले को स्टडी किया, और चूंकि मोइनुद्दीन चिश्ती उस सिलसिले को लेकर साउथ एशिया में आए थे, तो उनकी किताब पहली लिखी गई, और फिर निज़ामुद्दीन औलिया। और तब तक हम लिखते लिखते थक गए थे, क्योंकि तीसरी किताब अमीर खुसरो पे होनी थी। अच्छा। ये मिस्टिकल एस्पेक्ट पे। तो इस तरह से इस्लाम के जो डिफरेंट ग्रुप हैं उसको मैंने समझने की और शेयर करने की अपने रीडर्स के साथ एक्सरसाइज की। तो ये भी सही है कि इस्लाम को सिपाही, सोल्जर, वॉरियर, टर्किक वॉरियर्स लेके आए, लेकिन इस्लाम के पहले, इस्लाम मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से पहले भी मक्का, मदीना, ओमान, यमन का ताल्लुक हिंदुस्तान से रहा है तिजारत की वजह से। तो ये नहीं कि इस्लाम आया और फिर अरब से तिजारत करने लोग आए। हम लोग अरब लोगों को और अरब जो बेदुइन कल्चर था हिंदुस्तानी जानते थे इस्लाम के पहले से भी। तो इस्लाम सिपाही लाया, इस्लाम तिजारत करने वाला लाया, इस्लाम सूफी संत स्कॉलर्स लाए। तो सभी सच बात है। तो ये कहना कि, और ये जो थे, जो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, वो कौन थे, कासिम जो सिंध में आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, ये लोग, इनके बाय रिलीजन ये मुसलमान थे, लेकिन इनकी जो प्रोफेशनल ज़ात थी वो तो तलवार की ज़ात थी ना। ये लोग सिपाही थे, जैसे कि राजपूत सिपाही होता है, जैसे कि साउथ इंडिया में गुप्ताज एंड चोलाज एंड मौर्यंस नॉर्थ में, और कनिष्क डायनेस्टी थी। तो ये लोग पैदा हुए एक या दूसरे मजहब में, लेकिन इनकी बेसिक ज़ात तो वॉरियर की थी ना। तो जब अशोक, ये तो था नहीं कि इस्लाम के पहले हिंदुस्तान में कोई लड़ाई नहीं लड़ता था। जब अशोक ने कलिंगा में लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीते, और जीतने के बाद जो उन्होंने देखा कितने लोगों को उन्होंने मार डाला था, तो उसी के बाद हिंदू से वो बुद्धिस्ट हो गए। तो तब तो कोई इस्लाम नहीं था, कोई तलवार नहीं थी। तो तलवार सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी इस्तेमाल करता है, राजपूत भी
तलवार से लड़ाई लड़ता है। तो आपको अपना, जब आप इतिहास पढ़ेंगी तो आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि जो तिजारत करता है वो सिर्फ तिजारत करता है, और तिजारत में जितनी बेईमानी होती है, जितनी खुशहाली होती है, जितनी अमीरी आती है तिजारत करने में, उसको रिलीजन थोड़ी देखते हैं कि हम हिंदू बनिए को ज़्यादा अमीर करेंगे और बोरा और इस्माइली मुसलमान को कम करेंगे। तिजारत करने वाला तिजारत करता है, तो तलवार चलाने वाला तलवार चलाता है, चाहे वो महमूद गौरी हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो राणा मान सिंह हो। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में मिडीवल टाइम्स में लोग लड़ाई तलवार चला के ही अपने मुद्दों को सामने रखते थे और अपने मसलों का हल ढूंढते थे तलवार से। तो ये कहना कि सिर्फ इस्लाम तलवार से आया, ये बात गलत है। इस्लाम, जैसे आपने फरमाया कि मोइनुद्दीन सूफीज भी लाए, लेकिन तिजारत से भी आया। और ये जो जैसे वॉल स्ट्रीट है आजकल सबसे अमीर स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, वैसे ही एक ज़माने में फॉर सदियों, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ग्रेट सिल्क रूट जो चाइना से शुरू होती थी, उसको कहते हैं सिल्क रूट, क्योंकि वो चाइना की सिल्क दुनिया भर में वहाँ से तिजारत होती थी। तो चाइना से ये ईजाद होती थी सड़क, और ये जाती थी वेनिस तक। तो जो उस रूट से गुजरता था वो एक दूसरे से किस्से, कहानी, प्यार, मोहब्बत, शादियां होती थी इस रूट पे, और पैसे बनते थे। तो फिर लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं होता था, लेन देन आइडियाज़ का होता था, कल्चर का होता था, ज़बान का होता था। तो ये कहना कि मुसलमान सिर्फ शुद्ध हैं और ब्राह्मण सिर्फ शुद्ध हैं, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। और आप इन बातों का मुकाबला कर सकती हैं अगर आप खुद पढ़ी लिखी हों और अपने इतिहास को अच्छी तरह से, अपने रिलीजन को और दूसरों की रिलीजन को खूब मजबूती से जानती हों और कॉन्फिडेंटली जानती हों। तो कहने का मतलब है पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। तो बात हो गई हमारी, मतलब ये सवाल तो हो गए जो हमें करने थे। अब ये है कि हमारी रिवायत ये है कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं हम उन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाते हैं। क्या बात। तो अगर आप लखनऊ की दरिया दिली जी बिल्कुल एक बेमिसाल नमूना आप पेश करने जा रही हैं। बिल्कुल जी। तो जाहिर सी बात है दोनों ही लखनऊ के हैं, तो ये तो होगा ही। तो अगर आपकी इजाजत हम खाना मंगा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत क्या लजीज कौरमा है कि क्या है? चिकन अफगानी है। चिकन अफगानी जी। और क्या फर्क है चिकन अफगानी और लखनऊ के कौरमे में? लखनऊ के कौरमे में देखिए, एक तो सबसे बड़ा फर्क है कलर का। लखनऊ में हम लोगों की आदत है हर चीज हम कलर डाल देते हैं। वो खाने का कलर जो हमारे यहाँ जर्दे का जिसे कलर कहा जाता है। तो क्या पहले जाफरान डालते थे? जाफरान पहले डालते थे, पर जब से जाफरान काफी महंगा हो गया है तब से लोग कलर डालते हैं हर चीज में। और ये कहा भी जाता है कि लखनऊ के खाने में कलर बहुत पड़ता है, नॉर्थ इंडिया के खाने में कलर बहुत पड़ता है। ये अक्सर हमने सुना भी है लोगों से। तो पहला फर्क तो ये है। दूसरा फर्क ये है कि इसमें 2 तरीके के पेस्ट पड़ते हैं। जो पहला पेस्ट होता है उसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, हरी धनिया, इनको, तो ये हरा पेस्ट हुआ, वो हरा पेस्ट हो गया, एक साथ पीस लिया। उसके बाद दूसरे पेस्ट में पड़ता है क्रीम, दूध और उसके साथ दही, इनका एक पेस्ट हुआ। और फिर इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। और फिर आधा 1 घंटा, पूरी रात, या देखिए जितना ज्यादा मैरिनेट करेंगे आप तुरंत भी बना सकती हैं, पर फिर वो उसमें वो मतलब आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा उसमें एसेंस नहीं जाएगा जो पीस होगा उसमें। तो उसको आप जितनी ज्यादा देर करेंगे उतना अच्छा है। फ्रिज में मैरिनेट आधा घंटा भी कर देंगे वो भी मोर देन इनफ है। तो ये कितनी देर किया मैरिनेट? ये 25 मिनट से आधा घंटा मैरिनेट करा था। So good. बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर पीस जो है आपको तल लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप बहुत हाई फ्लेम पे इसको तलना है,
अच्छा। तो उससे ये हो जाएगा कि कलर चेंज हो जाएगा, बट मसाला पहले झाड़ लेना है। जो अच्छा, मैरिनेट हाँ। वाला मसाला है उसको थोड़ा सा झाड़ लेना है ताकि मसाला जले ना, वो जला जला टेस्ट ना आए। और उसके बाद फिर सारे पीस फ्राई करके अलग रख लीजिए। और फिर अगर उसमें वैसा अर्दन फ्लेवर लाना है तो थोड़ा सा कोयला ले लिए, कोयले के ऊपर उसको गर्म कर लिए, कोयले को एक कटोरी में कोयला रखिए और उसके ऊपर घी डाला जाता है जी, बेसिकली, जी, जी। घी या बटर डाल के फिर उसको ढक दीजिए, तो सारा बहुत अर्दन अच्छा। फ्लेवर आ जाएगा उसी जी। में। और बस उसके बाद जो मैरिनेशन वाला आपका पहले से कोरमा तैयार, मतलब वो मसाला तैयार है, उसी को आप उसमें तेल में डाल लीजिए। और फिर जब आपका पहला लगभग 10 मिनट तक के उसको फ्राई कर लिए, अच्छे से भून लीजिए, तो अदरक लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर होगा वो चला जाएगा। और उसमें हाँ एक चीज हम भूल गए थे मसाले बताना, तो जब मैरिनेट करते ना तब भी नमक डालना होता है, धनिया, थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये 4 चीजें। बहुत बहुत आराम से बन गया। तो आपका क्या ताल्लुक है अफगान से, अफगानिस्तान हमें कोई से? ताल्लुक नहीं, हमारे खाने से ताल्लुक है, तो हम हर जगह का खाना खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। तो कहाँ से रेसिपी मिली या रेसिपी तो कब देखिए से? आजकल जब से ये सोशल मीडिया पे हर चीज अवेलेबल है, और यूट्यूब ने तो बहुत मदद करी है। जी, लग रही है मेहनत। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करें और फिर इस तरीके से कोई खाए, जायके नहीं, लेकर वाकई बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए काफी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे हाथ का खाना आप चख रही हैं। नहीं, बहुत हमारे लिए, देखिए आई एम सो लकी कि आपके हाथ का खाना नसीब हो रहा है। मेहरबानी आपकी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो फिर आगे की बातचीत करते हैं। आप अपना आराम से खाइए, कोई मतलब वो तकल्लुफ ना करिएगा। जरूर। जी। अच्छा ये बताएं, आपकी जो मॉम है, आपकी जो मदर है, वो खुद इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने काफी लोगों के साथ काम कर रखा है, चाहे वो रेखा हो, चाहे अब अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म आई गुलाबो सिताबो। तो आपने कभी नहीं सोचा कि एक्टिंग लाइन में जाना है? हम लोगों के जो घर का माहौल था उसमें क्रिएटिव एक्टिविटीज बहुत थी, क्योंकि हमारे अब्बा जो थे वो जर्नलिस्ट थे और हमारी अम्मा को बहुत इनकरेज करते थे। मतलब वो इस टाइप के शौहर नहीं थे कि घर में बैठा लें बीवी को। तो हमारी अम्मा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में एक गांव है, वहाँ से शादी करके लखनऊ आई थी, तो बहुत ही यंग थी जी। और 19-20 साल की थी जब हमारी पैदाइश हो गई थी। तो उन्होंने हाई स्कूल तक हमारी पैदाइश के बाद किया और उनको घर में बैठना नहीं अच्छा लगता था कि रोज़मर्रा, कभी कभार स्पेशल खाना पका देती थी, लेकिन रोज़ का खाना पकाने में उनको दिलचस्पी नहीं थी। तो हमारी पैदाइश के फ़ौरन ही बाद उन्होंने फिर ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसर हो गई, फिर वहाँ पे वो ड्रामे करती थी। तो हम लोग पले बड़े हुए, थिएटर, फिल्म्स, लिखने, पढ़ने, अखबार हमेशा घर में रहता था, किताबें हमेशा रहती थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी तो हमारे सामने ये मतलब सोचने पे मजबूर हो गए थे कि पढ़ाई के बाद क्या करेंगे। तो वही IAS की कोचिंग की किताबें लाए, लेकिन वो पढ़ पढ़ के भी दिमाग खराब हो गया था। तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो और ये बहुत नॉर्मल था कि लखनऊ में एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन नया नया खुला था, संकेत, तो उसको ज्वाइन कर लिया। MA का एग्ज़ाम दिया था, लंबी गर्मियों की छुट्टी थी, तो संकेत ज्वाइन कर लिया। जो पहला प्ले किया वो बहुत ही हिट हुआ, ओ अमेरिका, अभी भी तक लोगों को याद है। तो फिर जब रिजल्ट्स आए MA के, उसी के फ़ौरन बाद इत्तफाकन मेरी मुलाकात हो गई उस वक्त जो एडिटर थे पायनियर के, और उन्होंने मुझे रिपोर्टर का जॉब ऑफर किया, जो मैंने ले लिया। तो अब ये चॉइस था कि थिएटर करें जिसमें पैसा नहीं है, और पायनियर में 350 रुपीज़ की सैलरी पे जॉब मिल गया। स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई थी, तो वो सैलरी की लालच में मैं जर्नलिज्म ज़्यादा करने लगी। लेकिन जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने फिर राज बिसारिया साहब के साथ बेहद बेशुमार
प्लेस किए, थिएटर में काम किया। और जब भारतेंदु नाट्य अकादमी की शुरुआत हुई 78 में, शायद 1978 में, तो हम लोगों का फर्स्ट बैच था जो ग्रेजुएट हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने थिएटर में बहुत काम किया है और 2-4 फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन जब लिखने लगे तो उसमें भी मज़ा आने लगा, जितना मज़ा एक्टिंग में आता था। और जो आमदनी का जरिया था वो लिखाई थी, नॉट एक्टिंग। तो इस तरह से रुझाव एक्टिंग की, वो राइटिंग की तरफ ज़्यादा चला गया। तो गुलाबो सिताबों में तो मैंने भी एक लाइन बोली है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बैठे हैं और आप कहें कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, आप ये कर दीजिए, तो हम फौरन कर देंगे। लेकिन हमारी अम्मा ने भी कभी एक्टिंग के काम के पीछे वो कभी भागी नहीं, ढूंढा नहीं, कभी लखनऊ नहीं छोड़ा। जी हाँ। जिसको कभी एजेंट नहीं था, कोई पीआर पर्सन नहीं था, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं थी। तो उन्होंने वो बाय एक्सीडेंट उनको इतनी शोहरत मिल गई घर बैठे बैठे जी, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में काम किया सिर्फ फॉर द शेयर लव ऑफ एक्टिंग, क्योंकि उनको मजा आ रहा था। एज अ प्रोफेशन उन्होंने कभी नहीं देखा। तो हम लोगों का तो है रुझाव। अभी कोई कहे कि ये स्क्रिप्ट में काम कर दो तो हम कर देंगे, कोई झिझक नहीं। जी। तो हमने असल में ये जो आपने बात बोली थी ना, हमने अभी कल ही शायद आर्टिकल पढ़ा था मैम पे, आपकी मॉम पे, मदर पे। तो आप लिखती हैं, फिर आप हेरिटेज वॉक्स भी कराती हैं, और बाकी अभी तो फिलहाल सारे ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह भी करती होंगी। जी। तो हम ये कह रहे थे कि जब आप फ्री होती हैं तो फ्री होते ही नहीं कभी। अच्छा, होती भी नहीं है। फिर भी आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? अभी देखिए, अभी हम आपके पास बैठे हैं तो आई एम हैविंग, मेरे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं है कि मुझे इसके पहले क्या करना था या इसके बाद क्या करना। तो जो मुझे करना होता है मैं उसी पे तवज्जो देती हूँ। तो जब कोई नहीं बुलाता है या हम किसी को नहीं बुलाते हैं और अकेले में होते हैं, तो देयर इज ऑलवेज म्यूजिक, देयर इज ऑलवेज इतनी किताबें, स्टैक्स हैं जिनको अभी भी पढ़ना बाकी है। तो हमारा जो प्रोफेशन है और हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक दूसरे में मिली हुई है। तो गुफ्तगू करना, लिखना, एक्टिंग करना, यही सब 24 घंटे यही सब एक्सरसाइज होती है। जी। तो कोई और प्रोजेक्ट जिस पे आप अभी काम कर रही हो? एक तो पब्लिशर ने बेचारे ने पैसा भी दिया और उसको अभी तक हम किताब नहीं दे पाए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन मेहनत उसमें चाहिए और दुनिया भूल के उस काम को करना है कि जो 19th सेंचुरी जो गोल्डन पीरियड था लखनऊ का, जी। उस वक्त जो यहाँ पे शायर थे, तरह तरह के शायर थे, कहते हैं जिस कोने मुड़ो वहाँ पे 4 शायर आपको मिलते थे। जी। तो उस दौर 19th सेंचुरी लखनऊ के उर्दू शायर्स पे हमें एक किताब लिखनी है अंग्रेजी में, और शायर के बारे में लिखना है। वो भी पब्लिशर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम उन काउंटलेस शायर्स में से किनको चुनेंगे। तो 7 या 9 मैं चुनूंगी और उनके बारे में बताना ये कौन थे, क्यों अहम है, इनको मैंने क्यों चुना, और फिर उनकी शायरी, उर्दू शायरी लेके उसका अंग्रेजी में तर्जुमा कर। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। बस अपने आप को फिर बैठालना होगा एक कोने में, और जो हजारों चीजें शहर में हमें अट्रैक्ट करती हैं उनको नहीं कहना होगा और सिर्फ इसी पे काम करना होगा। तो वो नहीं हो पा रहा है। मेरी रिसर्च हो गई, सब हो गई, तो ये काम करना है। और फिर ये जो लगाव है कि लखनऊ क्या था और क्या हो गया है, गोमती क्या थी और कैसी हो गई है, ये किसी तरह से
ये शहर बच जाए, ये शहर जैसे खूबसूरत लाल हो। बारादरी पे अभी आपने एक आर्टिकल भी लिखा था। जी जी जी। तो ये सब तो शहर भर में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, किस कोने में गंदगी इतनी बढ़ गई है। तो उसको मतलब सिविल सोसाइटी खुद तो कुछ कर नहीं सकती है, ना गोमती को साफ कर सकती है, ना बिल्डिंग जो गिर रही हैं उनको बचा सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के साथ शेयर कर सकती है बिल्कुल। कि आपके हेरिटेज में देखिए ये हो रहा है। तो शायद जो पढ़ने वाला है, जो खुद हेरिटेज लवर है, उसका तवज्जो हम कैप्चर कर सकें और फिर कोई एक्सपर्ट देख ले हमारा काम। क्योंकि फिर मैंने देखा लॉकडाउन में लोगों को, मैं आर्टिकल जो डालती थी सोशल मीडिया में तो कोई 2 लाइक्स 3 लाइक्स, और जब वीडियो डालती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स। तो मुझे लगा लोग पढ़ नहीं रहे हैं और वो एक क्लिक में देखना ज़्यादा चाहते हैं इंफॉर्मेशन। तो लेकिन फिर ये भी एहसास हुआ कि अगर 15-20 मिनट का वीडियो है तो वो भी नहीं देखना चाहेंगे। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो 30 सेकंड 1 मिनट के वीडियोस हैं, किसी भी इमारत के बारे में उसकी जल्दी से 2-3 सेकंड में उसका इतिहास बताना और क्यों महत्वपूर्ण है। पहले तो किसी तरह से पता नहीं कौन करेगा ये गंदगी साफ शहर से, कि गार्बेज का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ गार्बेज सारा ओपनली उनको वो करा गया है। यहीं पे अगर आप थोड़ा जाएंगे IM रोड की तरफ जी, तो आप देखेंगे पहाड़ लगे हुए हैं पूरे गार्बेज के इस तरीके से। तो ये सब चीजें खराब बात है, लेकिन सिविल सोसाइटी सिर्फ चर्चा कर सकती है, बिल्कुल है ना, सिर्फ उस बार बार दोहरा सकती है कि ये अफसरों के हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि इतना गार्बेज हो गया, इतना ख़राब पानी और इतनी तबाही। तो हम सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। तो वही सवेरे से शाम तक मुंह नहीं बंद करते हैं, बोलते रहते हैं किसी न किसी विषय पे। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है कि हमारे पास जो भी हमारे स्टूडियो में जो भी गेस्ट आता है हम उन्हें एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। तो ये क्या था? ये तो था ही था, इसके साथ भी कुछ देते हैं। God. तो ये हमारी तो हमारी किस्मत खुल गई। किस्मत हमारी खुली क्योंकि आप हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू, तो ये हमारी तरफ से थैंक token of यू, appreciation थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। खोल के देख लें। बिल्कुल, अंदर पैक्ड होगा। ओह वेरी नाइस। तो बड़ा खूबसूरत नीला पैकिंग मम्मा ने करी है। ओह स्वीट। ओह लुक उम्मीदनामा। उम्मीदनामा नहीं, बहुत अच्छा। और उम्मीद पे ही दुनिया जिंदा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आखिर में अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। मैं क्या कहूँ, इतना तो बोली मैं। लेकिन अगर नौजवान हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों की बात आपको पसंद आई, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सोशली अवेयर हो जाएं। आजकल वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ इन आवर कंट्री, और कुछ अपने ही दिल से, दिमाग से सोचें कि कैसे हम जो एक नफ़रत की लहर है उसको कैसे हम क्रिएटिवली काउंटर कर सकते हैं। अगर कोई हम पे डंडा उठा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम भी डंडा ही उठाएं। हमें सोचना होगा वो क्या चीज़ है, वो क्या सलूशन है, ये मुझे नहीं मालूम। ये तो आपको खुद अपने दिल से पूछना होगा कि जब इतना एक तूफान सा आया हुआ है नफ़रतों की बोली का, तो इस माहौल में आप क्रिएटिवली, जेंटली कैसे इस तूफान को काउंटर कर सकते हैं। तो ये मेरा ये नौजवानों से एक ये तहे दिल से अपील है। हाँ तो जनाब, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सेशन? हमने काफ़ी सारे मुख्तलिफ मौजू पे आज बातचीत करी है। हमने चिकन अफगानी की रेसिपी पे बात करी, हमने बात करी किस तरीके से इस्लाम की बात करी, हमने सूफीज़म की बात करी, और भी काफ़ी सारे मौजू पे हमने आज बातचीत करी। उम्मीद है आपको हमारे ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो उम्मीदनामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें जाकर के अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करें। और हाँ, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के खुश रहें, आबाद रहें और मोहब्बत बांटते रहें। शुक्रिया।